Hello and welcome back to my channel Crystallizing Ideas. In today's video I'm going to cover MEG 5 Block 3 Unit 3, that is Coleridge's Biographia Literaria. So इसके पहले जो जितने भी यूनिट्स हैं रोमांटिक क्रिटिसिज्म के मैंने अपने चैनल में अपलोड किए हुए हैं. सो विदाउट मच फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो इसमें कोलरिज फैंसी एंड इमेजिनेशन की बात करते हैं. तो इसमें वो ये बोलते हैं कि फैंसी जो वर्ड है वो फैंटेसिया जो एक ग्रीक वर्ड है वहाँ से डिराइव किया गया है, और इमेजिनेशन एक लैटिन वर्ड इमेजिनेशन से डिराइव किया गया है. और डिफरेंट लिटरेरी पीरियड्स में इसके डिफरेंट मीनिंग्स रहे हैं. 18th सेंचुरी के लिटरेरी थियोरी में इमेजिनेशन एंड फैंसी को एज अ मोड ऑफ मेमोरी माना जाता था कि ये कुछ नहीं है, बस एक मेमोरी होता है फैंसी और इमेजिनेशन, कुछ और कोई इसका कुछ वो नहीं है, मीनिंग नहीं है, बस एक मेमोरी है. इमेजिनेशन हम वही करते हैं जो चीज़ हम मेमोरी में डाल लेते हैं और बस उसी चीज़ को हम इमेजिन कर सकते हैं, अपने आप से कुछ डिफरेंट क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते. तो हॉब्स बोल के एक इंसान था, उसने इमेजिनेशन को एज अ मोड ऑफ मेमोरी माना था. ड्यूरिंग रेनेसांस पीरियड फैंसी को माना जाता था एज द लेस रिस्पॉन्सिबल किंग ऑफ इमेजिनेशन. 18th सेंचुरी में किसी भी क्लासिकल राइटर ने फैंसी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना रोमांटिक पीरियड में इन पोइट्स और आर्टिस्ट ने दिया. लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने लिरिकल बैलेट्स में बहुत इल्यूमिनेटिंग नए डिफरेंट और बहुत अच्छे आइडियाज़ लिखे अबाउट फैंसी एंड इमेजिनेशन कि इसके फंक्शंस क्या है. उसने बोला कि फैंसी अनप्रिडिक्टिव है और बहुत ही इम्पल्सिव है. ये ऐसे नहीं होता, बहुत इम्पल्सिव, फैंसी बहुत इम्पल्सिव होता है, अपने आप से आता है. इन्हीं सब के दौरान कोलरिज ने अपनी थियोरी ऑफ इमेजिनेशन डेवलप की. अपने बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया के चैप्टर 4 में कोलरिज ने बोला कि फैंसी एंड इमेजिनेशन सेम मीनिंग के दो अलग अलग डिफरेंट नेम हैं. ये दोनों एक ही चीज़ को रिजेंबल करते हैं, बस इसके अलग अलग नाम हैं. और या ये किसी एक पावर का लोअर या हायर डिग्री नहीं है, बट दो अलग अलग मेंटल पावर है. बायोग्राफिया लिटरेरिया के 13th चैप्टर में कोलरिज ने इंट्रोड्यूस किया डिफरेंस बिटवीन टू काइंड्स ऑफ इमेजिनेशन, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन. अब हम ये जान लेते हैं कि कोलरिज के अकॉर्डिंगली फैंसी क्या होती है. तो फैंसी जो होती है वो इमेजिनेशन से थोड़ी सी अलग सी होती है. इमेजिनेशन और फैंसी एक दूसरे से थोड़ा अलग होते हैं. दे डिफ़र इन काइंड एंड नेचर. जबकि इमेजिनेशन क्रिएटिव है, फैंसी एक कॉमन पोजीशन ऑफ मैन है. मतलब वो इमेजिनेशन शायद सबको ना आता हो, लेकिन फैंसी करना सबको आता है. ये इतनी क्रिएटिव नहीं होती इमेजिनेशन की जैसे. ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो सिंपल बेसिक सी इमेजेस को कैप्चर कर लेती है, जो रेडीमेड ही मिल जाता है हमें इधर उधर से कहीं से भी, और इनमें कोई चेंजेस किए बिना. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज ऐसे ही स्ट्रोल करने चली गई शाम को, तो मुझे एक प्यारा सा फूल दिखा और मुझे उस फूल का इमेज इतना अच्छा लग गया, तो मैंने उस इमेज को कैप्चर कर लिया बिना इसमें कोई एडिट किए. फूल का कलर था येलो कलर, उसको मैंने रेड कलर का सोच के कैप्चर नहीं किया, एज़ इट इज़ मैंने उसको अपने दिमाग में कैप्चर कर लिया और मैं आगे बढ़ गई. तो फैंसी इन इमेजेस को कंबाइन करता है और ब्यूटीफुल शेप्स भी देता है. इमेजेस को कैप्चर करने के बाद फैंसी उन इमेजेस को जोड़ देता है. This fancy brings together images. Even when brought together, these images continue to retain their separate and individual properties. As मैंने आपको बोला कि उसमें बिना कोई changes किए उस चीज़ को as it is ही capture कर देता है, और capture करने के बाद उन images को जोड़ भी देता है. They receive no coloring or modification from the mind. Coleridge has called fancy the aggregative and associative power. Aggregative मतलब collective, मतलब जिस चीज़ को collect किया जा सके, और associative मतलब connect किया जा सके. तो fancy जो है वो चीज़ों को collect भी करता है और connect भी करता है.
उनका मानना है कि एग्रीगेट करना, एसोसिएट करना, कंबाइन करना ये सब इमेजिनेशन का भी काम है, लेकिन एग्रीगेट और कलेक्ट करना इज़ बीनीथ द डिग्निटी ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि इमेजिनेशन की और इससे थोड़ी ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू है, वो ग्रेटर लेवल पे काम करता है। जबकि इमेजिनेशन भी वही करता है जो फैंसी करता है, पर इमेजिनेशन इससे बढ़ के भी और भी बहुत कुछ करता है। बट इमेजिनेशन कैन गेट टू वर्क, इससे पहले सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करना भी तो ज़रूरी है ना। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको बोला कि इमेजिन कीजिए कि एक कटोरी में, एक बास्केट में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्रूट है, जैसे कि एप्पल है, बनाना है, पपाया है, ग्रेप्स है, पीच है। तो अगर आपने इन फ्रूट्स को कभी देखा ही ना हो, आपने फैंसी की मदद से उन इमेजेस को कलेक्ट ना किया हो, कैप्चर ना किया हो, तो आप इमेजिन कैसे कर सकते हो? इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो चीज़ें मतलब क्या है, देखा ही नहीं है आपने। तो इसीलिए इमेजिन करने के लिए भी हमारे पास रॉ मटेरियल्स का होना ज़रूरी है, जो काम फैंसी हमारे लिए कर देती है। फैंसी हर चीज़ों का कलेक्शन रख लेती है, जो बाद में इमेजिनेशन में काम आती है। सो फैंसी हैज़ टू डू दिस एक्ट ऑफ कलेक्टिंग, एंड सो फैंसी प्रीसपोजेस इमेजिनेशन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इमेजिनेशन, जिसको कोलरिच ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। प्राइमरी इमेजिनेशन वो फैकल्टी है, वो मेंटल पावर है, जिसकी मदद से हम अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को, मतलब हमारी आसपास की जो दुनिया है, उसको समझ सकते हैं। ये सिंपली एक पावर है जिससे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीज़ों को समझ सकते हैं अपनी सेंसेस की मदद से। मतलब हमारे जो 5 सेंसेस है, टच करके, फील करके, सुन के, इन सब चीज़ों की मदद से, टेस्ट करके हम समझ। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक एप्पल को टेस्ट करके समझ सकते हैं कि अच्छा ये एप्पल इस ट्री से आया होगा, ये ट्री ऐसे बड़ा हुआ होगा, फिर जो सब्ज़ी मंडी में गया होगा वहाँ से जो है फ्रूट, जो सेलर है उसने सेल किया होगा, फिर मेरे घर आएगा। ऐसे ही छोटा मोटा सा इमेजिन कर लिया। या फिर हमने किसी की स्टोरी सुनी, तो वो जो स्टोरी बोल रहा है, हमने सुन के वो उसको स्टोरी को वैसे वैसे इमेजिन कर लिया। तो इस तरीके से हम अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को इमेजिन कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और हम चीज़ों को इन पार्ट्स में भी समझ सकते हैं और एज अ होल भी समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है, उसने अपने पूरे दिन में से एक छोटा मोटा सा इंसिडेंट है उसको एक्सप्लेन किया, तो हमने उसको भी इमेजिन कर लिया, उसको भी समझ लिया। या फिर कोई इंसान है जो अपनी बायोग्राफी बता रहा है, उसको भी हमने इमेजिन कर लिया, उसको भी समझ लिया। तो हम इसको छोटे में भी समझ सकते हैं, बड़े से बड़े चीज़ को भी समझ सकते हैं। प्राइमरी इमेजिनेशन एक अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरी एक्ट है, हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। जैसे कि कोई इंसान कुछ बता रहा है तो हम उसको इमेजिन कर करके समझ रहे हैं, इसमें हम इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे। ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है और बहुत अनकॉन्शियस है। हम कॉन्शियस भी नहीं रहते जब हम उस चीज़ को इमेजिन कर लेते हैं। हम ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करते दिमाग को कि इमेजिन कर, ये अनकॉन्शियसली हो जाता है। तो बेसिकली ह्यूमन माइंड आउटसाइड वर्ल्ड से चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, रिसीव सेंसेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इनवॉलंटरीली, इम्पोजेस सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर ऑन दोज इम्प्रेशंस। मतलब जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रहा है इनवॉलंटरीली, मतलब उसके साथ हो रही है ऑटोमेटिकली, जो जिसके लिए वो वॉलंटरी नहीं कर रहा है, वो मतलब अपने आप से नहीं जा रहा है, वो चीज़ें उसके साथ हो रही है, या फिर अपने आप से भी जा रहा है या नहीं जा रहा है, बट वो चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रहा है एनी हाउ। उनको क्या करता है, उनमें कुछ ऑर्डर देता है, इम्पोजेस सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर ऑन दोज इम्प्रेशन, उनको मतलब सीक्वेंसली उनको प्लेस करता है दिमाग में, रिड्यूसेस देम इनटू साइज एंड शेप सो दैट द माइंड इज़ एबल टू फॉर्म अ क्लियर इमेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। रिड्यूसेस इन शेप एंड साइज़, मतलब सारी चीज़ें याद नहीं रखता, बट मेन पॉइंट्स है उनको कनेक्ट कर देता है। उसके बाद एक ताकि उसका एक क्लियर इमेज मिल सके। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई स्टोरी सुनी, अब स्टोरी अगर मैं आपसे पूछूं कि उस स्टोरी का हर एक चीज़ बताओ मुझे, क्या है क्या नहीं, तो आप मुझे सारी चीज़ें नहीं बता सकते। आप मुझे मेन पॉइंट्स बताओगे, उन चीज़ों को जोड़ के आप मुझे बताओगे, ताकि मुझे एक क्लियर इमेज समझ में आ सके कि स्टोरी, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, व्हाट दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट।
इसी तरह हमें चीज़ों का एक क्लियर परसेप्शन, एक क्लियर मीनिंग मिल जाता है। कोलरिज मानते हैं कि जो प्राइमरी इमेजिनेशन है वो एक मिस्टीरियस पावर है जो हिडन आइडियाज़ एंड मीनिंग्स को फ्रॉम ऑब्जेक्टिव डाटा से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये चीज़ों को मिलाता मिलाता जुलाता बिल्कुल नहीं है ताकि हमें क्लियर कंसेप्शन, एक क्लियर मीनिंग मिल सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंडरी इमेजिनेशन। गाइस, प्राइमरी इमेजिनेशन तो यूनिवर्सल होता है, ये सभी के पास होता है क्योंकि ये बहुत अनकॉन्शियसली होता है और ये मेंटल पावर है और ये हमें हेल्प करता है सारी हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड को समझने के लिए। तो ये एक कॉमन मेंटल पावर है जो सबके पास होता है, लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन ओनली आर्टिस्ट के पास ही होता है। सेकेंडरी इमेजिनेशन आर्टिस्टिक क्रिएशंस करने में बहुत हेल्प करता है। बहुत कॉन्शियस एफर्ट की ज़रूरत होती है सेकेंडरी इमेजिनेशन में। तो जो रॉ मटेरियल प्राइमरी इमेजिनेशन से कलेक्ट किया जाता है सेंसेशंस एंड एक्सपीरियंसेस से, उस पे सेकेंडरी इमेजिनेशन वर्क करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपने प्राइमरी इमेजिनेशन की मदद से एक फूल को देखा, उसको देख के टच किया, टच करके मुझे समझ में आया अच्छा ये सॉफ्ट होता है, इसका कलर ऐसा होता है। मैंने आँखों की मदद से, आइज़ की मदद से मैंने इसके कलर को देखा, नोज़ की मदद से इसको स्मेल किया। तो ये सब मैंने अपने प्राइमरी इमेजिनेशन से किया और उसको कैप्चर कर लिया। फिर मैं जब घर आई तो मुझे वो इमेज फिर से याद आया। अब मैंने क्या किया, अपनी सेकेंडरी इमेजिनेशन की मदद से उसको थोड़ा तोड़ा मोड़ा, उसको थोड़ा और शेप दिया, उसमें थोड़ा और ब्यूटीफाई किया उस इमेज को। और मैंने क्या किया, एक पोइट्री लिख डाली। उस पोइट्री में मैंने लिखा कि मैं कहीं जा रही थी, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी हवाएं चल रही थी। मैंने एक फूल को देखा जो एक बहुत प्यारा सा फूल था, उसके कलर्स ऐसे थे जैसे कि कोई सनसेट हो रहा हो। तो इस तरीके से मैंने उस चीज़ को, उस इमेज को एकदम ब्यूटीफाई कर दिया सेकेंडरी इमेजिनेशन की मदद से, जिसका रॉ मटेरियल मैंने प्राइमरी इमेजिनेशन से ही कलेक्ट किया था। तो सेकेंडरी इमेजिनेशन सिलेक्ट करता है रॉ मटेरियल्स को, उनको ऑर्डर करता है, सेट करता है, उनको रीशेप देता है, रीमॉडल करता है और उनको ब्यूटीफाई भी कर देता है। सेकेंडरी इमेजिनेशन ही रूट है सारे पोएटिक एक्टिविटीज़ का। तो ये करता है, इट इज़ एन यूनिफाइंग होल एंड इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस, डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट। अकॉर्डिंग टू कोलरिज ये एक मैजिकल सिंथेटिक पावर है। मतलब जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो एक मैजिकल पावर है जो फ्यूज़ करता है, मिक्सअप करता है बहुत सारी फैकल्टीज़ ऑफ सोल को भी, मेंटल के साथ सोल को भी, जैसे कि सब्जेक्टिव थिंकिंग को ऑब्जेक्टिव थिंकिंग से फ्यूज़ करना, ह्यूमन माइंड को एक्सटर्नल नेचर से मिक्सअप कर देना, स्पिरिचुअल को फिज़िकल एंड मेंटल मटीरियल वर्ल्ड से फ्यूज़ कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फ़्लावर का ही एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। जैसे कि वो फ़्लावर एक फ़िज़िकल चीज़ है, एक फ़िज़िकल मटीरियल है। उस चीज़ को मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी से ऐड कर दिया। मतलब कि मैं किस तरीके से फ़ील कर रही हूँ उस फ्लावर की ब्यूटी को मैं किस तरीके से महसूस कर पा रही हूँ अपनी स्पिरिचुअलिज़म की मदद से। मैंने उन दोनों को चीज़ों को मैंने मिक्सअप कर दिया। किस चीज़ से? सेकेंडरी इमेजिनेशन की मदद से। ह्यूमन माइंड को एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ मिक्सअप कर दिया। तो ये जो इतनी खूबसूरत सी क्रिएटिव चीज़ होती है वो सेकेंडरी इमेजिनेशन की मदद से ही किया जाता है। तो सेकेंडरी इमेजिनेशन ज़्यादा एक्टिव होती है, ज़्यादा कॉन्शियस होती है और वॉलंटरी होती है प्राइमरी इमेजिनेशन से। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कोलरिज's व्यूज़ ऑन पोएट एंड पोएट्री। कोलरिज का पोएट एंड पोएट्री में क्या व्यूज़ था? तो उनकी जो बुक थी बायोग्राफी लिटरेरिया, ये बहुत ही एक ग्रेट लिटरेरी वर्क माना जाता है जिसका इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक परमानेंट प्लेस बन गया है। चैप्टर 14 में कोलरिज बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं रिगार्डिंग द नेचर एंड पर्पस ऑफ पोइट्री। उसके बाद वो उन्हें आंसर भी करते हैं, लेकिन उनके जो व्यूज़ ऑफ पोइट्री है वो एकदम डायरेक्ट मैनर में नहीं देते, घुमा फिरा के बताते हैं और फिर जाके कंक्लूजन में पहुंचते हैं। पोइट्री का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन भी वो नहीं देते, लेकिन फिर भी जो ये बुक है ये बहुत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क माना गया है। तो कोलरिज के अकॉर्डिंगली पोइट्री का इमीडिएट पर्पस है प्लेजर देना। पोइट्री का पर्पस प्लेजर देना है, लेकिन जो प्रोज का पर्पस है वो सच्चाई की खोज करना है।
अ पोएम मस्ट बी एन ऑर्गेनिक यूनिटी। अब ऑर्गेनिक यूनिटी से क्या मतलब है दोस्तों? ऑर्गेनिक यूनिटी इज़ द आइडिया दैट अ थिंग इज़ मेड अप ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। एग्जाम्पल, बॉडी इज़ मेड अप ऑफ इट्स ऑर्गन्स। ऑर्गेनिक यूनिटी एक आइडिया है जो ये मानता है कि कोई भी चीज़ जो बनी होती है वो एक इंटरडिपेंडेंट पार्ट से बनी होती है। एक नहीं, बहुत सारी इंटरडिपेंडेंट पार्ट से बनी होती है। जिस तरीके से हमारी बॉडी होती है, बॉडी में जो जितने भी ऑर्गन्स है उन सारी ऑर्गन्स से बनी होती है, और सारी ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो उसी तरह एक पोइट्री भी एक ऑर्गेनिक यूनिटी है। तो इसका मानना इस चीज़ का मतलब यही है कि जो एक पोइट्री है ये बहुत सारी चीज़ों से, जैसे कि एलोफोन्स, मीटर, रिदम, स्टैंजास वगैरह, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होती है। ये एक साइंटिफिक प्रोज से डिफ़र करता है जिसका काम है ट्रुथ की खोज करना, आर्ग्यूमेंट्स देना। इसका काम प्लेजर देना बिल्कुल नहीं होता। जो प्रोज का काम है वो प्लेजर देना बिल्कुल नहीं होता। मीटर, रिदम एट्सेट्रा पोएम में यूज़ किया जाता है, बट ये प्रोज में यूज़ नहीं किया जाता। पोएम हमें प्लेजर देती है, लेकिन जो प्रोज है वो हमें प्लेजर दे सकती है, नहीं भी दे सकती। इसमें ऑर्गेनिक यूनिटी नहीं होती है। उनका मानना है कि और भी ग्राउंड्स है जिनके बेसिस पे पोइट्री और प्रोज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे डिफरेंस ऑफ कंटेंट, उस पोइट्री का, उस प्रोज का लिखने का एम क्या है, उसका पर्पस क्या है। इन सब बेसिस पे, ग्राउंड्स पे हम प्रोज और पोइट्री को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। अपने आर्ग्यूमेंट्स में आगे बढ़ते हुए कोलरिच ये मानते हैं कि मीटर पोइट्री के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल नहीं है। वो मानते हैं कि जो हाईएस्ट काइंड ऑफ पोइट्रीज़ है, जो बहुत ही मतलब हम सबको पता है, जो फेमस पोइट्रीज़ है, वो विदाउट मीटर है और बहुत सुंदर, बहुत प्लेजरेबल है। एक्चुअली में कोलरिच मीटर एंड रिदम के अगेंस्ट थे पोइट्री लिखने में। उनको प्लेटो, जेरेमी एंड बर्नेट की पोइट्री ज़्यादा पसंद थी जो विदाउट मीटर लिखी जाती थी। कोलरिच मानते हैं कि मीटर एंड राइम को पोइट्री में इम्पोज किया गया ताकि उसे मेमोराइज किया जा सके। In this respect, Coleridge says, 30 days hath September, April, June and November. So here the use of verse makes it easier for school boys and others to remember the number of days in the different methods. तो कोई भी चीज़ को अगर हम इस तरीके से सजा के लिख देते हैं मीटर रिदम के हिसाब से, तो ये चीज़ हमें याद भी रह जाती है। तो उनका मानना भी यही था कि पोइट्री में इस रिदम को, इसलिए मीटर रिदम को इसलिए लाया गया ताकि हमें चीज़ें याद रह सके, वर्सेस याद रह सके। पोइट्री और पोएम को कोलरिच डिस्टिंग्विश करते हुए ये बताते हैं कि जो पोइट्री है वो पोएम से बड़ी होती है। पोइट्री पोएट के दिमाग की एक्टिविटी है, बट पोएम बस एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। पोइट्री एक काइंड ऑफ एक्टिविटी है जिसमें कोई भी क्रिएटिव आर्टिस्ट, पोएट्स, पेंटर्स काम कर सकते हैं। इसमें इंसान का सोल बाहर आ जाता है एक मैजिकल पावर, इमेजिनेशन के मदद से। It brings out the whole soul of man into activity through the magical power of imagination. Imagination poetry की soul होती है। कोलरिच के अकॉर्डिंग पोइट्री हमें नॉलेज और थॉट का फ्रेगनेंस देती है, खुशबू प्रदान करती है। इट इज़ द सेंट ऑफ ह्यूमन पैशन, इमोशंस एंड लैंग्वेज। कोलरिच मानते हैं कि कोई भी पोएट एक ग्रेट पोएट नहीं था विदाउट बीइंग अ प्रोफाउंड फिलोसफर। वो पहले एक फिलोसफर भी था, उसके बाद जाके वो एक पोएट बना। अ ग्रेट पोएट शुड अटेम्प्ट एंड अचीव अ यूनियन बिटवीन द हाई फिनिश एंड द एप्रोप्रिएटनेस। एक पोएट को यूनाइट करना पड़ेगा एक मैच्योर रिफ्लेक्शन और बहुत सारी अदर इमेजेस के बीच में। वो वर्ड्सवर्थ के व्यू को नहीं मानते कि जो पोइट्री के कैरेक्टर्स है उनको लो एंड रस्टिक लाइफ से लेना चाहिए। कोलरिच के अकॉर्डिंगली पोइट्री का लैंग्वेज में चार्म, डिग्निटी और अपना एक अलग फ्लेवर होना चाहिए। डिनाइंग वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ रस्टिक लैंग्वेज, कोलरिच बोलते हैं कि एक रस्टिक इंसान के पास बहुत लिमिटेड नॉलेज होती है। So guys, to sum up, we may say that Coleridge believes in a superficial difference between a poem and a prose composition. The immediate function of poetry is to give pleasure. He also distinguishes a poem from poetry.
His general discussion of Wordsworth's poetic diction is also relevant to our purpose. His views on function and purpose of poetry are entirely different from that of Wordsworth. He talks of immediate pleasure in poetry. Wordsworth also believes in the same purpose of poetry in his preface to the lyrical ballads. In this regard, both the critics have similarities. So, guys, that's all for today's video. Hope to see you in the next one.